Students, this is the second part of history class 10th है। हम इस यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि राष्ट्रवाद का जन्म यूरोप में कैसे हुआ। इससे पहले फर्स्ट पार्ट्स आप देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल में, पीछे इससे पहले डाला था। और आज सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि यूरोप में द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे होता है। कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले सबसे पहले यहाँ पर आपको 1797 में देखिए, जो नेपोलियन था उसने इटली पे हमला किया था और नेपोलियनिक वॉर्स बिगन। जो नेपोलियन के नेतृत्व में जो वॉर्स हुए थे उन युद्धों की शुरुआत हुई थी। सेकेंड वहाँ पे 1814 से 15 में देखिए फॉल ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन का पतन कैसे हुआ। जो वियना पीस सेटलमेंट हुआ था, वियना शांति संधि जो हुई थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1815 की जो डेट है, 1815 में जो है वियना पीस समझौता, नेपोलियन का अंत इसी समझौते से हुआ था, जब नेपोलियन बुरी तरह से हार गया था। नेक्स्ट डेट है 1821, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन। ग्रीक ने जो है, यूनान ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष इस समय स्टार्ट किया था। उसके बाद 1848 में देखो रेवोल्यूशन इन फ्रांस, यानी यूरोप में जो है क्रांति इस टाइम पे हुई थी। जो आर्टिजन्स थे, मीन्स कारीगर थे, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स पीजेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप, आर्थिक परेशानियों से परेशान होकर उन लोगों ने बगावत वहाँ पे की थी। मिडिल क्लास जो मध्य वर्ग था डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, उन लोगों ने अपने को प्रतिनिधि बनाने, संविधान के लिए या सरकार की गठन के लिए हम भी प्रतिनिधि बने, ऐसी मांग उनने की थी। जिसमें इटालियन, जर्मन्स और मैग्यार्स, पोलिश, चेक गणराज्य जो थे, इन्होंने जो है राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट की मांग की थी। अब 1859 से लेके 70 तक यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का एकीकरण हुआ था, इसको भी डिस्कस करेंगे। और 1866 से 71 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट डेट है। उसमें 1905 ये डेट है जहाँ पे इस डेट में हैक्सबर्ग और जो ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर जो है बहुत प्राचीन यहाँ का यूरोप का जो हेरिडिटी है, इसको माना जाता है। इसके बारे में आगे इस लेसन में डिस्कस करेंगे। और 1905 में ये जो है, जो स्लाव नेशनलिज्म, स्लाव का जो राष्ट्रवाद है, वो बहुत मजबूत होता है। तो लेट अस स्टार्ट सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, अगर 18th सेंचुरी यूरोप के नक्शे को, मैप को देखें अगर आप 18th सेंचुरी में, यूरोप विल फाइंड दैट देयर विल नो नेशन स्टेट एज वी नो देम टुडे। वहाँ पर जो है वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज मिलते हैं। what we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdom, duchies and cantons whose ruler had their autonomous territories, जिन्हें जर्मनी या इटली, स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं। तब वो जो है राजशाही या डच या कैंटन में बंटे हुए थे, जिनके जो शासक थे वो ऑटोनोमियस मीन्स टेरिटरीज में से स्वायत्त थे, मीन्स अपना रूल रेगुलेशन उनका वहाँ पर चलता था। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल। और जो ईस्टर्न, पूर्वी और सेंट्रल मीन्स जो मध्य यूरोप था, वो इनका जो एरिया था, टेरिटरीज, वो ऑटोक्रेटिक मोनार्की का मतलब है यहाँ पर, ऑटोक्रेटिक मोनार्की का मतलब है निरंकुश राजतंत्र के अधीन ये लोग थे, इन इलाकों में जो लोग रहते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर, कलेक्टिव आइडेंटिटी, सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति,
कॉमन कल्चर में से समान संस्कृति इनकी नहीं थी। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप। ये जो है अलग अलग भाषाएं बोलते थे। एथनिक ग्रुप में से जो जातियां होती हैं, विभिन्न जातियां इनकी थी। The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people। अब उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला जो हैब्सबर्ग राज्य था, अलग अलग क्षेत्रों और जन समूहों कर जो जोड़ कर डिफरेंट रीजन, अलग अलग क्षेत्रों को और लोगों को जोड़कर पैच वर्क ऑफ मीन्स जोड़कर बना हुआ था। इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन, द ट्रोल ऑस्ट्रेलिया एंड सुडेनलैंड एज वेल बोहेमिया वेयर द ऑटोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। अभी राज्य कैसे बना था देखो, एल्प से टिराल ऑस्ट्रेलिया या सुडेनलैंड जैसे इलाके थे, उसमें साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ जो है रिच लोग, कुलीन वर्ग के लोग, जर्मन स्पीकिंग लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते थे। जैसे बोहेमिया है, एरिस्टोक्रेसी मीन्स जो रिच वर्ग है, ऐसे लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते थे। नेक्स्ट देखो, इट आल्सो, यहाँ से स्टार्टिंग, इट आल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। यहाँ पर जो है हैब्सबर्ग साम्राज्य में लम्बार्डी और वेनेशिया जैसे जो इटली बोलने वाले जो लोग थे वो भी शामिल थे। इटालियन स्पीकिंग का मतलब है इटली बोलने वाले जो राज्य हैं, प्रोविंस, वे भी शामिल थे। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार वाइल द अदर हाफ स्पोक वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स मीन्स जो स्थानीय बोली होती है। हंगरी में आधे लोग मैग्यार बोलते थे, दिस इज द लैंग्वेज बोलते थे, और जबकि आधे जो विभिन्न अलग अलग बोलियों का इस्तेमाल, डायलेक्ट्स का इस्तेमाल करते थे। और गालिशिया, इन गालिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश। गलीशिया में जो है लोग पोलिश बोलते थे। बिसाइड दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप दे आल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर। अब इन प्रभावशाली ग्रुप समूह के अलावा हैब्सबर्ग की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में और लोग भी रहते थे। अब ये लोग कौन थे देखो, मास और सब्जेक्ट पीजेंट, जो खेती करने वाले किसान हैं, ये लोग थे। बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ में कौन लोग, बोहेमियन और स्लोवाक्स, ये लोग नॉर्थ में रहते थे। स्लोवेनेस इन कॉर्निओला में जो है स्लोवेंस, और क्रोएट जो है साउथ में, और ये है आपका साउथ के बाद ईस्ट में, क्रोएट के बाद रोमांस टू द ईस्ट, ट्रांसिल्वेनिया में राउमन, ये लोग यहाँ पर इतने प्रकार के लोग रहते थे। सच डिफरेंस डिड नॉट इजीली प्रमोट द सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। अब इस प्रकार का अलग अलग लोग जहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल यूनिटी यानी राजनीतिक एकता को कैसे बढ़ावा, कैसे पॉलिटिकल यूनिटी का सेंस डेवलप हो सकता है। इजी नहीं था ये पॉलिटिकल सेंस डेवलप होना। द ओनली टाई बाइंडिंग बिटवीन डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वॉज कॉमन अलायंस टू द एम्परर। इस प्रकार के जो समूह थे, टाइड मीन्स इनमें एक बांधने वाला तत्व था, इनको आपस में एक करने वाला तत्व था, वो था एलिजियंस टू द एम्परर। मीन्स जो यहाँ का एम्परर था, सम्राट था, उसके प्रति सबकी निष्ठा थी, मीन्स वफादारी थी। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडियाज ऑफ नेशंस स्टेट एमर्ज्ड। अब जो नेशनलिज्म या आइडिया ऑफ नेशन स्टेट कैसे एमर्ज हुआ, राष्ट्रवाद या राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल। अब जो एरिस्टोक्रेसी कुलीन वर्ग था, रिच वर्ग, और नया जो मध्य वर्ग था, न्यू मिडिल क्लास, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सोशली एंड पॉलिटिकली, सामाजिक और
राजनीतिक रूप से, सोशली एंड पॉलिटिकली, सामाजिक और राजनीतिक रूप से लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। जमीन का जो मालिक कुलीन वर्ग यूरोपियन महाद्वीप का सबसे प्रभाव वाला डोमिनेंट क्लास कौन था? जो कुलीन वर्ग है, अरिस्टोक्रेटिक वर्ग है, वो उस यूरोप की ज़मीन पे सबसे प्रभावशाली डोमिनेंट था। द मेंबर ऑफ दिस क्लास were united by common way of life that cut across regional division। इस वर्ग के एक सदस्य के रूप में जो है जीवन जो शैली थी वो बंधी हुई थी, जो विभाजन, रीजनल डिवीजन थे, क्षेत्रीय विभाजन, वो भी इसमें व्याप्त थी। अक्रॉस मीन्स पूरी तरह से इनके लाइफ में क्षेत्रीय विभाजन भी था। दे ओम्ड स्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउस। वो ग्रामीण इलाकों में जायदाद और जो शहर में जो मकान थे उनके मालिक वो लोग थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। अब ये लोग जो है फ्रेंच बोलते थे राजनीतिक कार्यों और उच्च वर्ग, हाई सोसाइटी में से जो उच्च वर्ग था वहाँ पर डिप्लोमेसी का मतलब यहाँ पर जो राजनीतिक कार्य हैं उनके पर्पज के लिए ये लोग फ्रेंच बोलते थे। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड टू टाइड ऑफ मैरिज। उनका जो फैमिली थी, परिवार थे, वो टाइड ऑफ मैरिज, विवाह के बंधनों से जो है कनेक्टेड थे, जुड़े हुए होते थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। अब ये जो पावरफुल शक्तिशाली कुलीन वर्ग था संख्या के हिसाब से तो बहुत छोटा था। न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप में से संख्या के हिसाब से बहुत छोटा था, कम जनसंख्या थी इनकी। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड ऑफ पीजेंट्री। अब देखो ज़्यादातर जनसंख्या पीजेंट्री का मतलब है जो कृषक लोग थे, किसान लोग थे, उनकी थी। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। अब वेस्ट में से पश्चिम में ज़्यादातर जो ज़मीन थी वो टेनेंट्स का मतलब है जो किराएदार हैं, और स्मॉल ओनर्स जो छोटे काश्तकार हैं उनके द्वारा खेती की जाती थी। वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न लैंड होल्डिंग वॉज करेक्टराइज्ड बाय वास्ट स्टेट विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्ब्स। अब जो पूर्वी और मध्य यूरोप में, सेंट्रल मध्य यूरोप में और ईस्टर्न में से पूर्वी यूरोप में जो विशाल भूमि की जो जागीरें थी वहाँ पर जो है वास्ट स्टेट कल्टिवेटेड बाय सर्ब्स। सर्ब्स का मतलब है यहाँ पे जो भूदास में जो गुलाम थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, लोगों के गुलाम थे, उनके द्वारा कल्टिवेशन या खेती वहाँ पे की जाती थी। नेक्स्ट पार्ट है इन वेस्टर्न पार्ट of the Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of town, emergence of commercial classes whose existence was based on production for market। अब देखो पश्चिमी जो यूरोप था, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल यूरोप, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, मध्य और पश्चिमी हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, औद्योगिक उत्पादन और ट्रेड या ट्रेड मीन्ट द ग्रोथ ऑफ द टाउन्स, इमरजेंसी कमर्शियल क्लास। इस उत्पादन के कारण, व्यापार में वृद्धि के कारण शहरों का विकास हुआ और वाणिज्यिक जो ट्रेड वाले लोग थे उनका विकास यहाँ पर, ट्रेड कमर्शियल क्लास का विकास यहाँ पर होता है। और बाजार भी यहाँ पर, मार्केट भी अस्तित्व में आता है, एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व में आता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण 18वीं सदी, 18th सेंचुरी में से 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में प्रारंभ यहाँ पर होता है। बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन
लेकिन फ्रांस और जर्मनी में स्टेट इज अकॉर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। या कब आता है? 19th सेंचुरी में आता है फ्रांस और जर्मनी के पार्ट्स में। इन its wake, new social group came into being, a working class population and middle class made of industrialist businessmen professionals। अब इसी बीच इस प्रक्रिया के फलस्वरूप समाज में अनेक समूह अस्तित्व में आते हैं। अब ये समूह क्या हैं? देखो, प्रोफेशनल जो हैं और बिजनेसमैन, व्यापारी। प्रोफेशनल का मतलब सेवा क्षेत्र, और इंडस्ट्री से जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये लोग अस्तित्व में आते हैं। मध्य वर्ग से उभर कर, मिडिल क्लास से उभर कर ये लोग अस्तित्व में आते हैं। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दिस ग्रुप वर स्मॉलर नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी, इट वाज अमंग द एजुकेटेड। अब देखो, मध्य और सेंट्रल और जो ईस्टर्न यूरोप था, इन समूहों का जो आकार था 19th सेंचुरी के लास्ट तक तो बहुत छोटा था। इट वॉज अमंग एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास द आइडियाज नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द ओवल्यूशन। अब कुलीन जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे, जो विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद जब कुलीन वर्गों का जो विशेषाधिकार था वो समाप्त हुआ, उनका एवोल्यूशन यहाँ पर होता है। एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज्ड गेन्ड पॉपुलरिटी। समाप्ति के बाद जो शिक्षित और एजुकेटेड और लिबरल माइंड वाले मध्य वर्ग के बीच के जो लोग थे, उनमें राष्ट्रीय एकता के विचार जो है वो पॉपुलर होते हैं, लोकप्रिय होते हैं। 2.2 यहाँ पर देखेंगे, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। उदारवादी जो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद था, उसका क्या मतलब था? Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism। यूरोप में जो है 19th सेंचुरी की शुरुआत के दशकों में जो राष्ट्रीय एकता है उससे संबंधित विचार उदारवाद से जुड़े हुए थे। अलाइड में से जुड़े हुए थे। आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, उदारवादी जो विचार थे वो राष्ट्रीय एकता से जुड़े हुए थे। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री। और जो उदारवादी जो लिबरलिज्म शब्द है वो लैटिन भाषा के जो मूल लिबर पर आधारित, जिसके अनुसार जिसका मीनिंग होता है फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। नए जो मिडिल वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म मीन्स उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष जो है बिफोर लॉ, इक्वलिटी मीन्स कानून के समक्ष बराबरी। पॉलिटिकली इज एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। और पॉलिटिकली इट वाज एम्फसाइज्ड। राजनीतिक रूप से जो है ये इस बात पर जोर देता था कि उदारवाद एक ऐसी सरकार बने जो सबकी जो है सहमति, कॉन्सेंट मीन्स सहमति से बने। सिंस द फ्रेंच रिवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेज। फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उसके बाद उदारवाद के जो निरंकुश शासक और जो पादरी वर्ग, क्लर्की वर्ग था, फिर उनके जो विशेष अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर थ्रू पार्लियामेंट। और वहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया, संविधान और जो रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रतिनिधि, संसदीय प्रतिनिधि करके गवर्नमेंट बनाई जो प्रतिनिधि सरकार और संविधान का पक्षधर था, मीन्स उसको सपोर्ट करता था। अब देखो 19th सेंचुरी लिबरल आल्सो स्ट्रेस्ड फॉर इनवायोलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट पॉवर्टी। 19वीं शताब्दी में जो है इनवायोलेबिलिटी मीन्स अनिवार्यता, उदारवादी लोग जो थे प्राइवेट पॉवर्टी, जो निजी संपत्ति है उसके स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। प्राइवेट पॉवर्टी जो है अनिवार्य हो, इस पर वो लोग
बल देते थे, इसको सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। अब देखो इक्वलिटी yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage। अब यूनिवर्सल सफरेज यहाँ पर आपने देखा होगा राइट टू वोट, जो क्लास 9 के फर्स्ट लेसन में भी जो इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट था उसको डिस्कस किया गया था। सफरेज का मतलब होता है, यूनिवर्सल सफरेज का मतलब है कि कैसे लोगों को पूरे विश्व में जो है वोट देने का अधिकार यहाँ पर मिलना चाहिए। नेक्स्ट यू विल रिकॉल का मतलब है यहाँ पर आपको याद होगा कि किस प्रकार जो रिवोल्यूशनरीज थे फ्रांस में, वहाँ पर फ्रांस का जो उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था, वहाँ पर वोट देने और चुने जाने का अधिकार किसको था? वोट देने और चुने जाने का अधिकार प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी केवल उनको था। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वोमेन और एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। मैन विदाउट प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, संपत्तिहीन जो लोग हैं, और महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से जो है अलग रखा। एक्सक्लूडेड मीन्स वंचित रखा गया था, पॉलिटिकल राइट्स मीन्स राजनीतिक अधिकारों से। ओनली फॉर ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबियन डिड ऑल अडल्ट मेल्स इंजॉय सॉफ्रेज। अब देखो जैकोबियन ने क्या किया था यहाँ पे, जैकोबियन के शासन के समय जो अडल्ट लोग थे, मेल्स वो भी केवल पुरुष, उनको मत देने का अधिकार वहाँ पे प्राप्त था। इंजॉय सॉफ्रेज। हाउएवर द Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduce women to status of mere subject to the authority of father and husband। अब जो नेपोलियन संहिता ने फिर से लिमिटेशन, इनको मताधिकार को लिमिट में कर दिया था, फिर से बैक जो पुराना अधिकार था उस पर आ गई थी। महिलाओं को अवयस्क का दर्जा देते हुए जो इनके फादर्स थे या पति थे उनके अधीन जो है इसको कर दिया था। फादर्स और हस्बैंड की अथॉरिटी इनको माना गया था। थ्रू आउट द 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी वोमेन एंड नॉट प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। अब पूरे 19वीं 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी की जो प्रारंभिक ईयर्स थे, सेंचुरीज के प्रारंभिक जो ईयर्स थे, जो मेंस थे और वुमेन्स थे, राजनीतिक अधिकारों के मांग रखते हुए उन लोगों ने एक अपोजिशन मूवमेंट डिमांड किया और इक्वल प्रॉपर्टी राइट के लिए उनने बात वहाँ पर उठाई। नेक्स्ट पैरा, इन द इकोनॉमिक स्फीयर मीन्स आर्थिक क्षेत्र में liberalism stood for the freedom of markets and the abolition of state imposed restriction on the movement of goods and capital। जो बाजार थे उनकी लिबरल स्टेट, लिबरलिज्म मीन्स मुक्ति, और चीज़ों तथा जो कैपिटल था पूंजी के आवागमन पर राज्यों के द्वारा जो लगाए गए जो नियंत्रण कंट्रोल थे उसको खत्म कर दिया। During the 19th century, this was a strong demand of the emerging middle class। और 19वीं शताब्दी में उभरते हुए जो मध्य क्लास था उसकी ये बहुत बड़ी मांग थी। Let us take an example of German speaking region in the first half of the 19th century। और नेपोलियन ने प्रशासनिक जो कदम थे उसको अनगिनत जो छोटे प्रदेश थे वहाँ पे। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के फर्स्ट में जो है हम एक एग्जांपल लें कि पहले जो भाग जर्मन भाषी इलाके में था, अगर हम उसका उदाहरण लें, नेपोलियनिक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट द काउंटलेस स्मॉल पार्टिसिपल्स एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। नेपोलियन के जो प्रशासनिक कदम थे अनगिनत छोटे प्रदेशों 39 राज्यों का एक जो है एक महासंघ
यहाँ पर बना था। कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स मीन्स 39 स्टेट्स का महासंघ। ईच ऑफ दीज पोजेस्ड इट्स ऑन करेंसी एंड वेट एंड मेजर्स। अब यहाँ पर क्या था, 1813 से पहले इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तौल की प्रणाली सिस्टम था। और मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्सबर्ग टू न्यूरेमबर्ग। अगर इस समय पे हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर कोई माल बेचने वाला जो व्यापारी है, अगर उसको जाना पड़ता था, सेल हिज गुड्स वुड हैव हैड टू पास 11 कस्टम बैरियर्स एंड पे अ कस्टम ड्यूटी अबाउट 5% ऑफ ईच ऑफ देम। अब देखो कितना खतरनाक यहाँ पे सिस्टम था उन दिनों। अगर अपना माल बेचने के लिए एक व्यापारी 11 जगह जो है बैरियर्स मीन्स जो नाके थे, सीमा शुल्क जहाँ पर लिया जाता था, वहाँ से गुजरना पड़ता था। हर बार 5% अगर वो देना पड़ता था, तो यू कैन इमेजिन 5% उसको 11 जगह देना पड़ रहा है, तो कितना परसेंट उसको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। ड्यूटीज वो ऑफन लिव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। अब वहाँ पर भी क्या था, जो ड्यूटीज थी, शुल्क वस्तुओं के वजन और आकार के अनुसार जो है उसको लिया जाता था। अब वो वजन और आकार का जो माप था वो भी अलग देशों में अलग अलग था। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट मेजर्स, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। अब हर क्षेत्र में अपनी नाप तौल की व्यवस्था थी और हिसाब से हिसाब लगाने में बहुत ज़्यादा समय वहाँ पर लगता था। द मेजर ऑफ क्लॉथ्स फॉर एग्जाम्पल वॉज द इले विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ। और जो नाप तौल की व्यवस्था थी, जैसे कपड़े नापने के लिए एले जो पैमाना था, लंबाई की जगह बदलने के साथ वो घटती बढ़ती थी। मेजर जो क्लॉथ था वो घटता बढ़ता था, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग लंबाई थी। एंड एले टेक्सटाइल मटेरियल brought in Frankfurt would get you 54.7 सेंटीमीटर और क्लॉफ मेंज 55.1 और न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर, इन फ्रेगबर्ग 53.5 सेंटीमीटर। अब अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में ख़रीदा जाता है तो वो जो है 54.7 सेंटीमीटर मिलता था, मेंज में 55.1 सेंटीमीटर मिलता था और न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर। और फ्राइबर्ग में अगर आपको खरीदना है तो एक एल कपड़ा जो है 53.5 सेंटीमीटर मिलता था। तो इस प्रकार बहुत सारे चेंजेज वहाँ पर थे सिस्टम में। Such conditions were viewed as obstacle to economic exchange and growth by new commercial classes who argued for the creation of a unified economic territory along the unhindered movements of goods। अब नई व्यवस्था के तहत इस तरह की जो कंडीशन परिस्थितियाँ थी, ऐसी परिस्थितियों को इकोनॉमी की जो विनिमय था या विकास डेवलपमेंट था बाधक मानते हुए ऐसे एक आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जो नया वाणिज्यिक वर्ग था, जिससे जो है लोग पूंजी का आगमन या वस्तुओं का आगमन, लोगों का आगमन स्मूथ रहे, पीपुल एंड कैपिटल मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है अच्छे से हो जाए, मीन्स डिस्टर्बेंस ना हो। इन 1834 अ कस्टम यूनियन ऑफ एक कस्टम यूनियन जाल वेराइन करके वहाँ पर स्थापित किया गया। वह फॉर्म्ड एट इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट्स, जहाँ पर अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हुए। द यूनियन अबोलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। इस संघ ने जो है शुल्कों के जो अवरोध थे, टैक्स बैरियर्स थे, उनको समाप्त कर दिया और जो संख्या थी करेंसीज की वो 2 कर दी, केवल जो पहले 30 थी, 30 थी। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड टू मोबिलिटी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने जो है मोबिलिटी मीन्स गतिशीलता बढ़ाई और हासिल इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, और राष्ट्रीय एकीकरण में जो है आर्थिक हितों के लिए राष्ट्रीय एकीकरण को बहुत सहायक बनाया। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स आर्थिक जो हित थे उसके लिए नेशनल यूनिफिकेशन किया गया। A wave of economic nationalism strengthened the wider national sentiments growing
एट द टाइम। और उस समय पनप रही जो राष्ट्रवाद की भावना है, वे जो लहर है उसको राष्ट्रवादी भावना को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने जो है मजबूत उस समय बनाया। और नेक्स्ट में आप पार्ट में देखेंगे 2.3 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अ न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1850 मीन्स 1815 के बाद नया जो कंजर्वेटिज्म था मीन्स रूढ़िवाद था वो कैसे आया उसको डिस्कस किया जाएगा। तो दिस इज़ द सेकंड पार्ट। इससे पहले फर्स्ट पार्ट भी आप यूट्यूब पे इस चैनल पे देख सकते हैं, और थर्ड पार्ट में हम 2.3 यहाँ से डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट में। थैंक्स।